हेलो एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसकी स्टोरी बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आप सभी को ही पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है एक फेमस एक्ट्रेस जी हांग की, जो कि गर्ल्स में काफ़ी पॉपुलर है। एक एक्ट्रेस लिंग और इसे फैंस हॉटेस्ट ऑन स्क्रीन कपल मानते हैं। इसी वजह से ही इन्हें बहुत सारी पॉपुलैरिटी भी मिल चुकी है। तो एजेंट सोफिया ने भी जस्ट फॉर पब्लिसिटी पर्पस दोनों को मीडिया के सामने कपल शो करवाने का ही डिसाइड किया हुआ था। नेक्स्ट ही वो अपनी फ्रेंड, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, उनके हस्बैंड बॉस नी से मिलने के लिए आई होती हैं। इनका शुमार ताइवान के सबसे बड़े गैंगस्टर्स में ही होता है। एक्ट्रेस लिंग को कोई कब से बहुत ही चेज किए जा रहा था। इवन के अब तो धमकी भरे लेटर्स भी उन्हें मौसूल होते हैं। तो इसकी वजह से ही वो तो उसके लिए एक गर्ल बॉडीगार्ड ही हायर करना चाहती थी। बॉस नहीं कहते हैं कि मेरे यहाँ तो कोई भी गर्ल है ही नहीं, बल्कि जो भी काम करते हैं सारे के सारे बॉयज़ ही हैं। तो सोफिया कह देती हैं कि मैंने सुना है कि आपकी बेटी कुंग फू में मास्टर है, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। दूसरी तरफ ही हमें ड्रामे की फीमेल लीड एंड गैंगस्टर की बेटी एंजी को ही दिखाया जाता है। और ये तो सुपरस्टार जी हांग की तो बहुत बड़ी फैन थी। उसका इंटरव्यू देखते हुए इसके फेस पे तो स्माइल ही आ जाती है। तभी भी हमें हमारे हीरो को भी दिखाया जाता है, जो कि एक मंदिर ही पहुंचा हुआ था। अचानक ही एक प्रीस्टिस आके उसे एक लेटर थमाती है कि तुम्हारी मैरिज और फॉर्चून दोनों ही प्री ऑर्डेन्ड है। इसके बाद ही वो गायब हो चुकी थी और ये बस उन्हें ढूंढता ही रह जाता है कि आखिर को उनके कहने का क्या मतलब था। एनजी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सबक सिखाने का डिसाइड किया था, तो अपने आदमियों को ऑर्डर देती है कि उसे किडनैप करके मेरे पास लाओ। वो भी अपने काम में लग गए थे। उसे एक होटल में जाते देखते हैं। लिन गुई को तो सिर्फ अब उसके रूम नंबर का ही पता करना था। हमारे हीरो के भी अपार्टमेंट में कोई मसला हो गया था, तो जिसकी वजह से वो भी होटल में अपने लिए एक रूम बुक करवाता है। लिन गुई ने सारे आदमियों को अब चौकन्ना रहने का कह दिया था कि शिकार को हम बहुत जल्दी पकड़ने जा रहे हैं। एक लेडी से एनजी के एक्स बॉयफ्रेंड का रूम नंबर पूछते हैं। वो बहुत सारे बंदों को देख के काफ़ी डरी हुई थी, इसलिए कोई गलत रूम का बता देती है। जिस पर्सन को पकड़ के अब वहाँ से जा रहे होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो ही हांगी था। इनके कहने के अकॉर्डिंग एनजीबी फॉरेन से उस प्लेस पे आ गई थी। इसे क्या खबर कि अभी जिससे बदला लेने जा रही है वो तो एक्चुअली में उसका अपना आइडल ही है। वेल, ये तो एक ही किक मार के उसे ब्रिज से नीचे फेंक देती है। बॉस नाई की फैमिली में कोई भी काम स्टोन्स थ्रो करके ही किया जाता था। कोई भी फैसला लेने से पहले यही करते हैं। जवाब मिलता है कि एनजी मिस सोफिया के साथ काम करने के लिए नहीं जाएगी। इनकी वापसी तक एंडी वापस आ गई थी। जब उसे पता चलता है कि ये तो उसे बॉडीगार्ड हायर करने के लिए ही आई थी, तो वो फौरन से मान जाती है, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनने वाला था। पानी में डूबा जी हाँ जैसे ही कुछ खरीदने के लिए एक स्टोर पे आता है, तो वहाँ पे एनजी का फ्रेंड डिंग डिंग भी खड़ा था। वो खुद भी इसका फैन था, तो उसे देख के काफ़ी सरप्राइज होता है। एंड फौरन से चोरी चोरी इसकी फ़ोटोज़ बना के उसने एनजी को भी सेंड कर दी थी कि ये देख के इसे मिलने के लिए आ जाएगी। वो तो डैड के साथ बहस करने में इतनी मसरूफ़ होती है कि इन सब पे उसकी नज़र ही नहीं पड़ती। उन्हें मनाने के चक्रों में कि कब वो उसे सोफिया के यहाँ काम करने की इजाज़त दे देंगे, लेकिन वो भी एनजी के डैडी थे अपनी ज़िद के एकदम पक्के। लेकिन हाँ, ये कह के उसके सर पे बॉम्ब ज़रूर फोड़ते हैं कि मैंने तुम्हारी शादी अपने फ्रेंड मीन के हांगकांग के बड़े गैंगस्टर के बेटे एडी के साथ फिक्स कर दी है। अब बस उसकी तैयारियां करो। ये बेचारी तो एकदम शॉक्ड और पास्ट में ही चली गई थी कि एडी तो कितना ज़्यादा फैटी था। तब उसने इससे पूछा था कि बड़े हो के तुम मुझसे शादी करोगी, तो इसने मुंह बना के कहा था कि अगर स्लिम एंड स्मार्ट हो गए तो ज़रूर इस बारे में सोचूंगी। और बस तभी ही बड़ों ने अपने बच्चों की शादी करने का यहाँ पे डिसीजन ले लिया था। ये तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होती है कि ये डैड आपने क्या कर दिया, ऐसे तो कभी नहीं होगा। अब इससे पहले कि यहाँ से जाती, गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इवन के ये कमज़ोर सी जान उनके हथों चढ़ भी जाती है कि बॉस ने की इजाज़त के बिना अब आप यहाँ से जा भी नहीं सकती हैं। इधर डिंग अपनी जैकेट जी हैंग को ही देने लगा था कि बाहर आपको ठंड लग जाएगी ना। वो भी थैंक यू कहता हुआ फिर वहाँ से चला ही जाता है। एनजी भी अपने रूम में उदास सी होकर बैठ गई थी। उसके रूम में मौजूद जी हांग से रिलेटेड स्टफ़ को देख के हम इतना तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि वो उसकी कितनी बड़ी फ़ैन है।
सोफिया ने आज की रात लिंग को रिहांग के घर पे ही स्टे करने का ऑर्डर दे दिया था कि जब कल तुम दोनों घर से निकलो तो सारे मीडिया को ये शो होना चाहिए कि जैसे कि आप लोग साथ में ही रह रहे हो। ऊपर से रिहांग भी आ गया था, उन्हें भी ये अपना फैसला सुना देती हैं। आज तक कभी वो सोफिया के सामने नहीं बोले थे, हम बस जो वो कहती हैं वैसे ही आंखें बंद करके मान लेते हैं। लिंग और इसका जस्ट फ्रेंडशिप का ही रिलेशन होता है, तो इसलिए मिलके रहने में उन्हें तो कोई भी एतराज़ नहीं था। डिंग डिंग एनजी को कॉल करके बता देता है कि आज तो स्टोर पे हमारा हीरो ही आया था, लेकिन देखो कि तुम आ ही नहीं सकी। वो भी बहुत गुस्से में लग रही होती है कि काश के उस वक्त मैं तुम्हारे मैसेजेस पढ़ लेती, बट नहीं पढ़ पाई हूँ। बहुत अफसोस हो रहा था इसे। अब फिर अपनी टेंशन के बारे में भी बताती है कि डैड ने तो मुझे एक रूम में बंद कर दिया, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। वो उसका अच्छा फ्रेंड था तो उसे यहाँ से भागने का आइडिया दे देता है। ये सुन के इसे तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होने लगी थी। अब लिन गुइचोंग के इसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड होता है, तो इसलिए उसे अपने कपड़े देने को ही बोलने लगती है। वो भी चुपचाप इसका कहना मान लेता है और जैसे ही अपना काम कंप्लीट करता है तो उसके बाद ही एक टांग मार के इसने तो उसे बेहोश ही कर दिया था। अब उसकी ड्रेस पहन के चोरी चोरी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है। सारे गार्ड समझते हैं कि ये लिनगुई ही जा रहा है, उन्हें क्या पता कि हमारी बॉस खुद यहाँ से भागने की ट्राइयाँ कर रही है। फाइनली उनसे बच के भाग गई थी और फ़ौरन से सोफिया को मैसेज करके एक जगह पे मिलने के लिए बुलाती है। अब जैसे उसके आने का वेट कर रही होती है तो कुछ गुंडे लड़के आके इसे छेड़ने लगते हैं। अब उन्हें क्या पता कि वो किससे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसे इस वक्त इन गुंडों पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो आता है कि इन्हें मैं अभी सबक सिखाती हूँ, लेकिन इससे पहले कि उन्हें कुछ भी कहती ऊपर से सोफिया की एंट्री हो चुकी थी, तो इसलिए ये उनके साथ ही साइड पे चली जाती है और यही कहने लगती है कि वैसे भी क्या आपने मुझे हायर करना है या फिर मेरे डैड को, और मैं आप इंडिपेंडेंट हूँ, मेरी मर्जी मैं जो भी करूँ, इसलिए मैंने तो यही फैसला किया है कि मैं आपके यहाँ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और तभी फिर से यही गुंडे आके उसे बहुत ज़्यादा तंग करने लगते हैं और यही कहने लगे थे कि आओ हमारे साथ कार रेसिंग करो, क्या डर गई हो। इसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अभी सोफिया के सामने ही इसने यहाँ पे गन शूट करके इनकी कारों के जो भी टायर्स थे सब के सब उड़ा कर रख दिए होते हैं। ये सब कुछ देखते हुए सोफिया तो इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि कैसे इसने यहाँ पे खड़े होके उन गुंडों को मज़ा चखा दिया। अब तो पक्का उसने इसे जॉब पे रखने का ही फैसला कर लिया था। उधर डैड को जैसे ही पता चलता है कि मेरी बेटी तो यहाँ से भाग गई है, वो बहुत ही गुस्से में लग रहे होते हैं और फ़ौरन से लिनगुई से कह देते हैं कि अभी पता करवाओ कि वो कहाँ पे, हम उसे तलाश करने के लिए जाएंगे। उन्हें क्या पता कि लिनगुई ऑलरेडी उसका फ्रेंड है। अब इसे लेके सोफिया ऑफिस पहुंचती हैं और ये भी कहने लगी थी कि ना सिर्फ आज से तुम लिंग की बॉडीगार्ड हो बल्कि यी हांग की असिस्टेंट भी हो। उसे जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं तुम्हें हर काम में उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। ये सुन के ये तो खुश हो जाती है कि क्या सच में मेरा ड्रीम तो उसके साथ काम करने का पूरा ही होने वाला है, और तभी इमेजिनेशन में देखने लगती है कि कैसे मैं उसके क्लोज रह पाऊँगी। खैर एक लेडी के आते ही ये अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकलती है। दूसरी तरफ ही हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त एक फ़िल्म की कोई स्क्रिप्ट लिखने में ही बिजी था। एक्चुअली में वो माफिया पे बेस्ड कोई फिल्म बनाना चाहता था और ख़ुद उसे डायरेक्ट करना भी चाहता, लेकिन उसे कोई आइडियाज़ आ ही नहीं रहे होते हैं। और इधर ही हमें फिर एनजी को ही दिखाया जाता है जो कि इस वक्त ना सिर्फ एक होटल में अपने लिए रूम बुक करवाती है बल्कि लिनगुई से भी मिलने के लिए आ गई थी। उससे कुछ पैसे वगैरह ही इसने मंगवाए हुए होते हैं और ईमन के कुछ निकाल के लिनगुई को भी दे देती है एज अ टिप। फिर नेक्स्ट ही अपने फ्रेंड डिंग डिंग से मिलने के लिए पहुंच आई थी। उसे भी सारी बात का बता देती है कि कैसे वो अपने डैड के चुंगल से भागी और एक होटल रूम में ही रुकी हुई है। अब यहाँ पे अपने आइडल की फ़ोटो को देख के इससे पहले कि उसे किस करती कुछ चोरों की एंट्री हो जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इसे तंग करने लगे थे। इससे पैसे भी मांगते हैं, ये कुछ पैसे उन्हें पकड़ा देती है, लेकिन वो भी उसकी एक शरारत ही थी। जैसे ये बाहर निकलते हैं तो आगे से एनजी के सारे आदमी इनका अच्छे से वेलकम करते हैं। इससे पहले कि ये लोग उनकी कुछ भी कुट लगाते, ऊपर से हमारे हीरो की भी एंट्री होती है जो कि डिंग डिंग को उसकी जैकेट वापस करने के लिए ही आया था। और ये वाला सीन देख के इनसे एक्सक्यूज करता वो वहाँ से भाग जाता है। एनजी ने तो आज चुपके से जाके यी हांग का एक कप भी चोरी कर लिया था और उसी में ही कुछ पी रही होती है और वो उधर परेशान था कि पता नहीं आखिर को मेरा कप कहाँ पे चला गया। बाकी सोफिया ने इसे लिंग से भी इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि आज से तुम ही इसका ख्याल रखोगी। वो भी फौरन से मान जाती है।
जी हाँ, जैकेट वापस करने के लिए डिंग डिंग के पास आ गया था, उसे थैंक यू फिर से बोलता है और फिर उसे कुछ माफिया से रिलेटेड भी पूछने लगा था। इसे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी उसे बता देता है और इवन के उसका काम करने में इसे तो बहुत ही खुशी हो रही थी। थोड़ा सा क्यूरियस भी होता है कि आखिर ये माफियाज के बारे में क्यों पूछ रहे थे। खैर इसने थोड़ी बहुत उसकी हेल्प कर दी थी, तो इसलिए यहाँ पे वो उसका शुक्रिया अदा करता हुआ चला ही गया था। ये तो खुशी हो जाता है कि चलो फाइनली मेरा आइडल अब मेरे स्टोर को विजिट करने के लिए ही तो आया ही था। इधर ये तो लिंक की एक्टिंग स्किल्स से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है। उसने नहीं समझा था कि ये ऐसी भी एक्टिंग कर लेती होगी, इवन कि वो भी इसकी फैन ही बन चुकी थी। थोड़ी देर के बाद जैसे अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है तो इसे अचानक ही उसी अननोन नंबर से फिर से मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि फिर से इसे किसी बात को लेकर वार्न कर रहा था, इवन के ब्लैकमेल भी। और ये काफ़ी परेशान दिख रही होती है कि अब क्या करूं, इसके बारे में एनजी को बताऊं कि ना बताऊं। इधर ही एनजी को जीहान के अपार्टमेंट में दिखाया जाता है। वो यहाँ पे काम कम और हरकतें उल्टी सीधी ज़्यादा करती है। उसके गिलास में पानी पीती है, कभी उछल कूद करती है और उसके बेड पे लेट के तो इसने ऊधम ही मचा दिया था। अब जैसे हमारा हीरो शॉवर लेके आता है, इसे अपने बेड पे देख के हैरान के तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। इवन के जीहान ने एनजी को पकड़ ही लिया था। ये सॉरी कहती हुई भाग जाती है। इतने में ही ऊपर से लिंक की भी एंट्री हो चुकी थी। वो इसे बता देती है कि ये तुम्हारी असिस्टेंट एनजी थी। नेक्स्ट डे जैसे ही लिंग और रिहांग की मुलाकात होती है तो वो उससे पूछने लगा था कि क्या मेरे अपार्टमेंट में से तुमने कुछ चीज़ें उठाई हैं। तो वो कह देती है कि नहीं, मैंने तो नहीं उठाई हैं। तो इसे तो ये एनजी का ही काम लग रहा था। इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से गायब थी। इसे लग रहा होता है कि शायद कि उसके पास ही होगी, इसलिए उसने इससे पूछ लिया था कि वो कौन से होटल में रुकी हुई है, मैं जाके उससे लेके आऊँगा। डैड की उसी होटल में एंट्री हो चुकी थी जहाँ पे कि उनकी बेटी रुकी हुई थी। इन्होंने तो फैसला कर लिया था कि आज तो पक्का एनजी को मैं अपने साथ वापस घर ही लेके जाऊँगा। इधर लिन ग्युई ठहरा उसका फ्रेंड फ़ौरन से उसे कॉल करके बता देता है कि अपने रूम से भाग जाओ, तुम्हारे डैड यहाँ पे तुम्हें लेने के लिए आए हैं। डैड तो बैठे वेट कर रहे होते हैं और अपने गुंडों को कह देते हैं कि जाओ मेरी बेटी को अभी के अभी मेरे सामने लेके आओ। वो जैसे उसके रूम में जाते हैं वो तो वहाँ पे होती ही नहीं है। ये कुछ स्टफ़ के पीछे छुप के यहाँ से निकलने की कोशिश तो कर तो रही होती है, लेकिन डैड की नज़र इस पर पड़ गई थी और जैसे ही वो इन्हें देखती है तो एकदम सरप्राइज़ है। इससे पहले कि डैड उसे कुछ भी कहते, ये तो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी थी। डैड अपने आदमियों से कह देते हैं कि हर हाल में मेरी बेटी को मेरे पास लेके आओ। ये तो शुक्र है कि इसी वक्त ही जीहांग इससे बात करने के लिए आया था। ये उसकी गाड़ी में बैठ जाती है कि प्लीज़ मेरी इनसे जान छुड़वाओ। वो भी फ़ौरन से इसे लेता हुआ चला ही गया था। जैसे ही गुंडे आके एनजी के डैड को बताते हैं कि आपकी बेटी तो हमें चूना लगा के भाग गई है, तो ये सुनते ही वो एकदम सरप्राइज़। वो जो इतना आसान समझ रहे थे कि मैं अपनी बेटी को लेके चला जाऊंगा, इतना भी इजी नहीं था। अब अपनी बेटी तक अप्रोच हासिल करने के लिए उन्हें फिर से कोई ना कोई प्लान तो बनाना ही था। जी हाँ, रास्ते में इससे यही पूछने लगा था कि क्या तुम्हारे पीछे लॉन शार्क्स लगे थे। तो ये आगे से कह देती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, और साथ ही साथ अपनी हेल्प करने पे थैंक यू भी बोलने लगी थी। और उसे पूछती है कि आप आखिर होटल में क्या करने के लिए आए थे। ये उसे कह देता है कि मैं बस तुमसे मिलने के लिए ही आया था। ये सुनते ही ये फिर से अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है और फिर पूछने लगी थी कि वैसे आप मुझसे मिलने के लिए क्यों आ रहे थे। वो कह देता है कि तुम मेरे अपार्टमेंट में से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आई थी ना, बस वही लेने के लिए आया था। दूसरी तरफ डैड का तो गुस्से के मारे बुरा हाल कि आखिर को मेरी बेटी को किसने इन्फॉर्मेशन दी कि मैं होटल में उसे लेने के लिए आ गया हूँ। उनका सीधा सीधा शक लिन गुई पे ही पड़ता है और बस लिन गुई की शामत तो इनके हाथों आ ही चुकी होती है। उन्हें यकीन था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा उसके क्लोज यही जो रहता है और अपने आदमियों से कह के इसकी अच्छी खासी दुर्गत भी बना देते हैं कि मेरी इजाज़त के बिना आखिर तुम उससे बात भी कैसे कर सकते हो। ये लोग एक एलिफेंट पार्क में ही आ गए थे। वो यहाँ पे एक स्लाइड पे ही बैठी होती और इसे बताने लगी थी कि आपके साथ साथ मुझे भी एलिफेंट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है और वैसी सी हरकतें भी करके दिखाती है। ये सब देखते हुए उसे तो बहुत ही हंसी आती है। खैर उसकी जो डायरी लेके गई थी वो इसे पकड़ा देती है। इसमें तो वो वाले स्क्रिप्ट लिखा हुआ था जिस मूवी पे ये काम कर रहा होता है। अब जो भी मिस्टेक्स वगैरह थी वो सब की सब इसने ठीक कर दी होती है और ये भी बताती है कि मुझे माफियाज के बारे में ज़्यादा इल्म है तो इसलिए मैंने लिख दिया। अब वो हैरान था कि तुम्हें कैसे पता चला। मैंने भी बहुत सारी माफिया की मूवीज़ देखी हुई हैं लेकिन आज तक मुझे इतनी डिटेल्स में कभी भी नहीं मालूम हुआ। वो कह देती है कि हाँ बस मैंने भी मूवीज़ देखी थी ना तो इस वजह से मुझे पता चल गया, वरना मैं कैसे जानती हूँ माफिया के लोगों को।
खैर यहाँ पे फिर पूछने भी लगा था कि वैसे कौन सी मूवीज़ थी, मुझे बता दो, मैं भी देख लूँगा। ये कहते हैं कि अब मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन सी थी। अब फिर उससे पूछ लेती हैं कि वैसे इस मूवी की हीरोइन आप किसको लोगे, तो वो कह देता है कि लिंक को। ये सुनते ही वो थोड़ी सी अफसुर्दा हो जाती है कि इसका मतलब वाकई में वो आपकी गर्लफ्रेंड है। ये कहता है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब फ़ौरन से उसके पीछे भागती हुई आती है कि कहीं आप दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हो गया। वो कहता है कि हमारे बीच कुछ ऐसा था ही नहीं, तो ब्रेकअप कहाँ से होना था। अब एनजी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि शुक्र है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं थे। अचानक ही इसे सोफिया की कॉल आ जाती है कि क्या तुम्हें लिंक का पता है, पता नहीं वो कहाँ पे है, कॉल्स भी पिक नहीं कर रही है। इसे अचानक ही लिंक की याद आ गई थी और इसे इसकी कार की कीज़ लेती हुई भाग जाती है उसे देखने के लिए। शुक्र है इसने ट्रैकर लगाया हुआ था जिसके थ्रू से पता चल जाता है कि वो इस वक्त कहाँ पे है। काफ़ी अरसे से जो पर्सन इसे ब्लैकमेल करता आया था वो कोई और नहीं बल्कि लिंक का ही एक्स बॉयफ्रेंड वांग होता है। वो तो इसके बेटे की भी फ़ोटो दिखाने लगा था कि अगर तुम चाहती हो कि ये ज़िंदा सलामत रहे और तुम्हारे पास आ जाए, मैं तुम्हें जो जो कहता हूँ बस तुम्हें वही करना पड़ेगा। अब की बार तो लिंक को इस पर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम कब मुझे अपने बेटे से मिलवाओगे। खैर वो कहना नहीं मानने वाला था, इससे पहले कि इनके बीच झगड़ा होता। ऊपर से यहीं पे हमारी क्यूट सी हीरोइन की एंट्री हो जाती है। वो तो इधर इसकी इतनी ज़्यादा दुर्गत बनाती है कि पूछो ही मत, और फिर फ़ौरन से इसे पानी में भी गिरा दिया था। अब फिर लिंक से पूछने लगी थी कि ये आदमी कौन था, अगर आप मुझे नहीं बताओगी तो मैंने सोफिया से जाके पूछ लेना है। अब फिर इसे अपनी पड़ जाती है कि ओ नो, कहीं सोफिया को वाकई में ये बता न दे। अब उसे सारी बात का बताने लग जाती है कि इतने अरसे से जो बंदा मुझे तंग करता आया था वो एक्चुअली में मेरा एक्स बॉयफ्रेंड ही है। खैर हम दोनों की मुलाकात एक बार में हुई थी। मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स लिया करती थी और वो वहीं पे ही ड्रग्स सप्लाई करता था। इसी दौरान ही हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। मैंने समझा था कि शायद वो सचमुच का मुझसे लव करने लगा है। फिर हमारे बेटा भी पैदा हुआ, लेकिन वो घटिया पर्सन हमारे बेटे को लेकर चला गया। और उसी दौरान ही मेरी मुलाकात सोफिया से हुई और उसने मुझे इतनी बड़ी सुपरस्टार बना दिया। जब उसे पता चला कि मैं अब बहुत रिच हो चुकी हूँ तो वो बस ऐसे ही मुझे ब्लैकमेल करता है मेरे बेटे के नाम पे कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो, उसे सही सलामत देखना चाहती हो तो मुझे पैसे देती रहो। और बस इसी वजह से ही मैं उसे आज तक पैसे देती आई हूँ। यहाँ पे इसे भी कह देती है कि इस बारे में सोफिया को मत बताना, और वैसे भी पता नहीं मेरे कौन कौन से रूमर्स फैलेंगे, मैं नहीं चाहती हूँ। खैर वो भी इससे प्रॉमिस कर लेती है कि ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगी। दोनों अब से फ्रेंड्स भी बन गई थी। अब अचानक ही वो इससे पूछ लेती है कि यहाँ कहाँ पे है। ये बेचारी हैरान, ओ नो, मैं तो उसे छोड़ के आ गई थी। फ़ौरन से उसके अपार्टमेंट पहुँचती है। उसे कीज़ देने के साथ साथ जैसे इसे पता चलता है कि ये तो वही वाली गेम खेलता है जो कि काफ़ी अरसे से वो भी खेलती ही आई थी। यहाँ पे अब लेवल को पूरा करने में उसकी हेल्प कर देती है। दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं और ड्रिंक भी। दूसरी तरफ ही हमें सोफिया को दिखाया जाता है जो कि अपने एक्स हस्बैंड से मिलने के लिए आई थी। आज उनके बेटे की डेथ एनिवर्सरी थी। हमेशा से ही जिस दिन उनके बेटे की डेथ एनिवर्सरी होती है दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं और उसी रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाते हैं जो कि इनके बेटे का फेवरेट हुआ करता था। और बस फिर अपने अपने रास्ते से अलग कहीं और चले जाते हैं। अब फिर हमें डैड को ही दिखाया जाता है। बेचारे चाहते थे कि उनकी बेटी जैसे तैसे करके घर वापस आ जाए। बहुत ही क्यूट क्यूट सी वीडियोस बना के अपनी बेटी को सेंड करते हैं, लेकिन उसे तो यकीन हो गया था कि डैड ऐसे ही खामा खामे कर रहे हैं, वरना वो मुझसे इतना ज़्यादा लव थोड़ी ना करते हैं। इसलिए उसने तो फैसला कर लिया था कि मैंने हर हाल में वापस जाना ही नहीं है। आज शूटिंग के दौरान ही एक लड़की ऐसी जानबूझ के इसे बहुत सारे थप्पड़ भी मारती है। हालांकि यहाँ पे यही था कि फेक थप्पड़ मारे जाएंगे, बट नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता और डायरेक्टर भी इस लड़की का साथ दे रहा होता है। ये सब कुछ जो कि काफ़ी टाइम से एनजी खड़ी देख रही थी उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो यहाँ पे डायरेक्टर को बहुत सारी बातें भी सुना देती है और इसका हाथ पकड़ के इसे लेके बाहर ही आ गई थी। वो तो इसकी स्ट्रॉन्ग पन को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता और इवन के इसके लिए क्लैपिंग भी करने लगा था। लेकिन बाहर आके ये थोड़ा सा गिल्टी फील करती है कि कहीं मेरी इस हरकत की वजह से आपको वो सू तो नहीं कर देंगे और ये ना हो कि वो इस तरह से आपकी एक्टिंग पे भी कोई असर पड़े। वो कह देता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड देन उसके पूछने पे बताने लगा था कि वो जो लड़की थी ना वो मेरी जूनियर थी, इवन कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी। मैंने उसे डंप किया और इसी बात का बदला वो अपने उस करंट बॉयफ्रेंड जो कि डायरेक्टर है उसके साथ मिलकर मुझसे ले रही थी। ये स्टील काफ़ी परेशान होती है तो वो इसे हक करके तसल्ली देने लगा था कि मैं खुश हूँ, बस यही मेरे लिए काफ़ी है और वैसे भी तुम परेशान मत हो, मैं उस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर लूँगा। ये तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। नेक्स्ट ही हमें इसे लिंक के साथ बैठे हुए दिखाया जाता है। वो इससे पूछ रही थी कि क्या तुम रिहान को पसंद करती हो। ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
फिर उसे तो मालूम हो ही गया था और उसे कहती है कि अरे तुम तो रिलैक्स फील करो, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, और हाँ अगर तुम समझती हो कि मेरे और जीहांग के बीच कुछ है तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहते हैं कि हाँ मुझे जीहांग ने बता दिया था। अब फिर थोड़ी सी सरप्राइज़ होती है कि क्या तुम दोनों इतने क्लोज आ गए हो कि वो ऐसी बातें भी तुमसे शेयर कर लेता है। और फिर अपने बेटे को लेके थोड़ी सी अपसेट भी लग रही होती है। ये उसे कह देती है कि तुम परेशान मत, अगर कभी तुम्हें ज़िंदगी में मेरी हेल्प चाहिए हो तो मैं हमेशा ही तैयार रहूँगी। अब उसे अपनी लाइफ में इतनी अच्छी फ्रेंड मिल गई थी। तो ये सब देखते हुए लिंक काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। थोड़ी देर के बाद ही जीहांग को कॉल करती है कि आज मैं एक रेस्टोरेंट में एंजी से मिली थी और पता है मैं जानती हूँ कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती है। ये सब सुनते ही अब यहाँ पे इसके फेस पे स्माइल आ जाती है। हमें इतना तो रियलाइज़ हो ही जाता है कि हो ना हो जीहांग भी उसे पसंद करने लगा। एंजी ने तो वांग की इतनी ज़्यादा पिटाई लगाई थी कि अब तो इसकी कुछ हड्डियां वगैरह भी टूट ही चुकी होती हैं और ये काफ़ी गुस्से में लग रहा होता है। और इवन के एक रिपोर्टर को इसने हायर कर लिया था कि एंजी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी मुझे निकाल के दो। अब इधर ही हमें डैड को दिखाया जाता है जिससे कि उनके फ्रेंड की कॉल आती है जो कि यही कह रहे थे कि हम अपनी बहू से मिलने के लिए बहुत जल्दी ताइवान आना चाहते हैं और वैसे भी हमने उनकी कुंडली निकाली है, दोनों की मैच कर गई है और इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। ये सुनते ही डैड के चेहरे की तो हवाएं यहीं उड़ जाती हैं कि ओह नो, अगर ये मेरी बेटी से मिलने के लिए आ रहे हैं वो तो यहाँ पे है ही नहीं, अब मैं क्या करूँगा। इन्होंने तो अब हर हाल में अपनी बेटी को ढूंढना ही था, इसलिए अब जो भी इन्हें छोटा मोटा गुंडा मिलता है, जो भी गैंगस्टर मिलता है, सबको ही हायर कर लेते हैं कि मुझे हर हाल में मेरी बेटी चाहिए, जहाँ कहीं भी आप लोगों को नज़र आए वो मेरे सामने ही लेके आ जाएं। इवन कि वो उन्हें बहुत सारे पैसे देने को भी तैयार हो जाते हैं। अब ये जो रिपोर्टर जो कि वांग ने हायर किया था वो भी इसी चापलूसी में लगा होता है कि मुझे एनजी का पता चल जाए कि वो कहाँ पे है, मैं तो उसे बदनाम करके रख दूंगा जैसा कि वांग ने मुझे करने को कहा था। इधर हमें लिनगुई को भी दिखाया जाता है जिसने कि डिंग डिंग पे नज़र रखी हुई थी। एक्चुअली में अब जिस जगह पे वो रह रही होती है उसके बारे में उसने लिनगुई को भी नहीं बताया था। उसे तो यकीन था कि ज़रूर डिंग डिंग को पता होगा कि एनजी इस वक्त कहाँ पे स्टे कर रही है। और वाकई में वो जब एनजी से मिलने के लिए जा रहा होता है जी उसे आड़ों हाथों लेते हैं, वो फ़ौरन से एनजी को भागने के लिए कह देता है। वो भी अपना सामान लेके फिर चली ही गई थी। एक बोर्ड को टच करते ही इन दोनों को तो करंट लग जाता है और बस ये तो इधर ही खड़े रह जाते हैं। वेल कुछ गुंडे इसे पकड़ तो लेते हैं लेकिन ये भी उनसे निमटने के बाद वहाँ से भाग ही गई थी। कुछ छोटे छोटे बच्चों को हायर करती है कि मेरी उनके हाथों से बचाने में हेल्प कर दो, मैं आप लोगों को पैसे दूंगी। और वाकई में पैसों के लालच में उन्होंने इसकी हेल्प कर दी थी और ये अपने सारे के सारे पैसे बस उन्हें ही दे बैठती है। इधर ये जो अभी अपना स्क्रिप्ट लिखने में बिजी था, कुछ काम ख़त्म करने के बाद बहुत ही खुश लग रहा होता है। इवन कि उसने जो टाइम एनजी के साथ स्पेंड किया था उसके बाद तो इसने सोच लिया था कि मैं हर हाल में उससे अपने लव की कन्फेशन कर लूँगा। ऐसे ही बैठा होता है कि अचानक उसे एनजी का मैसेज मिलता है जो कि उसने इसे मिलने के लिए बुलाया था और ये फ़ौरन से उसे लेने के लिए आ भी गया था। वो खुश खुश इसके अपार्टमेंट में आती है, दोनों यहाँ पे ड्रिंक करते हैं और उसके बाद वो इसे अपनी ड्रीम का बताने लगा था कि वैसे तो मैं खुद ही चाहता था कि अपनी मूवी में विलन का रोल प्ले करूं, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि मैं बस हीरो ही बन सकता हूं, विलन का रोल तो मुझे बिल्कुल प्ले नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना फिर अपनी मूवी को लिख के उसके बाद उसे डायरेक्ट भी खुद ही करूँ। इसने वो अपना स्क्रिप्ट इसे भी सेंड किया था, जिसे कि पढ़ने के बाद ये खुश लग रही होती है और इसे यकीन था कि तुम्हारी ये मूवी ज़रूर कामयाब होगी। और उसके कुछ रोल्स के बारे में बात कर ही रही थी कि ये फ़ौरन से उसे पकड़ के उसे किस कर लेता है और इसी तरह ही दोनों इंटीमेट हो गए थे और इवन के नाइट भी साथ में स्पेंड कर लेते हैं। अगले दिन जैसे ही उठ के बाहर आती है तो सामने से देखती है कि वो तो इसके लिए ब्रेकफास्ट ही बना के आया था। इसे कहती है कि मैं तुम्हें आज कंपनी ड्रॉप कर दूंगी, बट वो कहता है कि नहीं मैं अकेला ही चला जाऊंगा। ये सब सुन के एंजी थोड़ी सी अपसेट तो हो गई थी। वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं, वो अभी आप मना करके जाने लगती है तो ये पीछे से उसे आवाज़ देता है कि मैंने बहुत सोचा समझा, इसलिए फाइनली अब मैं तुमसे अपनी लव की ना सिर्फ कन्फेशन करता हूँ बल्कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो तो खुश होकर इसे हक कर लेती है और इवन के अपने अपार्टमेंट का पासकोड भी इसने उसके हैंड पे रख दिया था कि इस बार में सिर्फ मैं और तुम ही जानोगे।
इन दोनों की इधर ही उसी रिपोर्टर ने पिक्चर्स क्लिक कर ली होती हैं। और तभी हमें वांग को दिखाया जाता है जो कि फिर से लिंग को कॉल करके तंग कर रहा था, या तो मुझे बहुत सारे पैसे दो या फिर एनजी को मेरे हवाले कर दो। ये सुनते ही वो एकदम शॉक रह जाती है कि कैसी बातें कर रहे हो, मैं एनजी को नहीं जानती हूँ, और वैसे भी अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन उस लड़की से दूर रहना। ये कहाँ मानने वाला होता है। उसे कह देता है कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा सलामत देखना चाहते हो, मीन कि वो आजकल काफ़ी ज़्यादा शरारतें करने लगा है, इवन कि अगर मैं उसे पनिशमेंट कर दूं तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा, जो कह रहा हूँ बस वही करो। और इसके साथ ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। इधर स्टोर पे डिंग डिंग के पास हमें एनजी को ही दिखाया जाता है। वो तो अपनी सारी बातें इससे शेयर किया करती है। ये भी बता देती है कि क्या तुम्हें पता है कि अब से ये हांग मेरा बॉयफ्रेंड बन गया। उसे तो अपनी बेस्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फाइनली ये फिर अपने एक्स हस्बैंड से मिलने के लिए आ गई थी। इवन के ऐसे कह लें कि उसे नहीं मिलने के लिए बुलाया था, और ये बता रहा होता है कि बहुत जल्दी मुझे कंपनी की तरफ से ऑफ़र मिली है और मैं यूएस से जाने वाला हूँ, तो तुम्हारा क्या ख्याल है। वो तो इसे जाने की इजाज़त दे देती है, और वैसे भी कहने लगी थी कि यहाँ पर रह के तुम कौन सी चीज़ें को सेटल कर, और वैसे भी अगर समझते हो कि हमारे बीच जो भी फीलिंग्स हैं उसको सेटल कर पाओगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वो इसका हाथ पकड़ लेता है, इसे रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पे हमें इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि आज भी दोनों एक दूसरे को बहुत लव करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एक दूसरे से ये बात कह नहीं पाते हैं। सोफिया तो इसे गुड बाय कहती हुई चली गई थी कि अगर तुम यूएस से जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। दूसरी तरफ ही हमें इस रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कि बॉस नी से मिलने के लिए आया था कि मुझे उनकी बेटी की कुछ खबर मिली है, मैं बस वही वाली न्यूज़ उनसे शेयर करना चाहता हूँ। ये सुन के लिनगुई को अच्छा नहीं लगता, और वो तो इस पर्सन को पकड़ लेता है। और बस फिर क्या था, जैसे कि हमेशा ही एनजी क्या करती थी, इसे एक पुल के पास ला के अपने आदमियों से कह के वो फ़ौरन से इस पुल से इसे नीचे ही गिरा देते हैं। और इसका गुस्से के मारे बुरा हाल कि वो लोग मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। मैं तो चीज़ों को सारा समेटने के लिए गया था, बट नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। फ़ौरन से ही अपने ही एक एडिटर को कॉल करता है और उसे कहने लगा था कि मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं, उनको एडिट वगैरह करने के बाद आप कल वाली न्यूज़ में उसे छाप सकते हैं। और ये सब कहते हुए उसके फेस पे तो इविल सी स्माइल आ जाती है। अगले दिन ही ये न्यूज़ तो आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी कि सुपरस्टार जी हांग अपनी असिस्टेंट एनजी के साथ डेट कर रहा है। डैड तो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं कि अगर मेरे फ्रेंड को इस बारे में पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे। इधर ये जी हांग से मिलने के लिए जैसे उसके अपार्टमेंट में आती है तो सामने से एनजी पे नज़र पड़ जाती है। अब एनजी भी हैरान थी कि ये हांग कहाँ पे है, तो फिर सोफिया कह देती है कि मुझे खुद नहीं पता, तुम्हें मालूम होना चाहिए ना कि वो कहाँ पे है। अब फिर हमें जी हांग को ही दिखाया जाता है जिसे कि लिनगुई ने किडनैप कर लिया था, और सीधा ही अपने बॉस नी के पास लेके आते हैं। ये तो उसे देख के सरप्राइज दे खैर पूछने भी लगते हैं कि तुम तो एक बहुत बड़े सुपरस्टार हो, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम लिंग नामी एक्ट्रेस को भी डेट कर रहे हो, तो फिर मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। अभी से मालूम हो गया था कि ओ एनजी तो यहाँ के सबसे बड़े गैंगस्टर की ही बेटी है। खैर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एंड देन इन्हें बता देते हैं कि एक्चुअली में लिंग और मैं एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होने का प्रिटेंड कर रहे हैं, वरना कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। और ये भी उनसे कहने लगा था कि मैं आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा लव करता हूँ और वो भी मुझसे करती है, इसलिए हम दोनों ही एक दूसरे से रिलेशनशिप में आ चुके हैं। और वैसे भी अगर सबको मालूम हो गया तो इस तरह से मैं रिलीफ फील करता हूँ। अब तो मीडिया के सामने जाके मैंने ये सब क्लियर कर ही देना है कि लिंग और मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड है और वो है एनजी। डैड अभी भी उसकी बात पे विश्वास करने को तैयार नहीं होते हैं, फिर भी मज़ीद कंफर्म करने के लिए पूछ लेते हैं कि क्या सच में तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो। वो भी कह देता है कि हाँ बिल्कुल, इसलिए तो मैंने फैसला किया है कि कॉन्फ्रेंस के सामने जाके सबको सब सच सच बता दूंगा। अब डैड भी कह देते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पास यही चांस है, अगर तुमने सबके सामने ये शो करवा दिया कि वाकई में तुम मेरी बेटी से बहुत ज़्यादा लव करते हो, तो इस तरह से मैं भी तुम लोगों के रिलेशनशिप में नहीं आऊँगा। वैसे भी डैड यही चाहते थे कि मेरी बेटी की जिस चीज़ में खुशी है मैं भी उसी में ही खुश रह लूँगा। इधर ये बैठी सोफिया की बातों को ही सोच रही होती है, जो कि अभी अभी से यही कह के गई थी कि देखो तुम्हारी एक न्यूज़ की वजह से यहाँ के करियर पे कितना ज़्यादा असर पड़ चुका है। नेक्स्ट उसे ना कोई
ऑफर्स मिलेंगी और ना ही कोई उसे काम पे रखेगा। तुम्हारी वजह से ही उसका करियर ख़राब होके रह गया। ये सोच सोच के काफ़ी परेशान हो रही होती है कि अब क्या करूँ, क्या मैं उसके साथ अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर लूँ। बस काफ़ी कंफ्यूज भी लग रही होती है। और दूसरी तरफ ये जो कि सोफिया के पास आया था वो इसे डांट रही होती है कि ये तुमने क्या हरकत की है, तुम्हें पता है तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यही कहने लगता है कि वैसे भी जो होना था वो तो हो गया और मैं नहीं चाहता हूँ कि लिंक के साथ मज़ीद ये प्रिटेंड कर सकूँ कि जैसे कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते हैं। जब से एनजी मेरी लाइफ में आई है तब से ही मैंने खुल के स्माइल करना सीखा है और तब से ही मुझे एहसास हुआ है कि मुझे एक्टिंग के बगैर ही अपनी लाइफ को जीना है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सारी ज़िंदगी बस ऐसे ही खामखा मैं खुद को भी परेशान करता रहा हूँ और आज तक मुझे कभी भी खुशी नहीं मिली है। मैं बस ऐसे ही एक्ट करता रहा हूँ कि जैसे कि बस सारी चीज़ें मुझे बहुत ही खुशी फराहम करती हैं। लेकिन अब बहुत सोचने समझने के बाद मैंने फैसला कर लिया है कि हर हाल में मुझे एनजी के साथ ही रहना। अगर एनजी की वजह से मुझे अपना ये करियर भी ख़त्म करना पड़ा तो मैं वो सब करने के लिए भी तैयार हूँ। ये एनजी से वाकई में बहुत ज़्यादा लव करता था। सोफिया की तो यहाँ पे बोलती बंद हो जाती है। इवन कि लिंग इसे कहने लगी थी कि तुम चाहे जो भी फैसला करोगे मैं तुम्हें हर हाल में सपोर्ट करने को तैयार हूँ। कॉन्फ्रेंस के सामने भी अगर मुझे कुछ बोलना पड़ा तो मैं बोलने को तैयार हूँ, सबको सच सच बता दो। फाइनली मीडिया के लोग पहुँच आए होते हैं। ये कॉन्फ्रेंस के साथ जाने से पहले ही फ़ौरन से ही एनजी को मैसेज कर देता है कि मुझे तुम्हारी सारी असलियत का पता चल गया है कि तुम किसकी बेटी हो, लेकिन मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ और आज मीडिया के सामने जाके सबको बता दूंगा। नेक्स्ट सीन में ही हमें दिखाया जाता है कि वो तो कॉन्फ्रेंस में आते ही सबसे यही कहने लगा था कि एनजी और मैं हम दोनों का बस एक बहुत सारी एम्प्लॉय का ही रिलेशनशिप है, हम दोनों एक दूसरे से लव नहीं करते हैं, वो जस्ट मेरी असिस्टेंट है। ऐसे ही खाम में लोग रूमर्स फैला रहे हैं। अब ये वाली न्यूज़ तो डैड भी खड़े देख रहे होते हैं। उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि इस लड़के ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जाके सबको बताएगा कि वो मेरी बेटी को डेट कर रहा है, लेकिन नहीं, ये तो अपने प्रॉमिस से ही फिर गया। इधर ही जो कि स्क्रिप्ट उसने लिखा था एनजी उन सब के नोट्स बना के फ़ौरन से ही कॉपी कर लेती है और जाके एक एम्प्लॉय को थमा देती है कि ये आपने हर हाल में बॉस सोफिया को पहुंचाने हैं। वैसे भी मैं जानती हूँ कि रिहांग जैसा भी है लेकिन अपने करियर पे वो हमेशा से ही फोकस करता है, ये उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं जाके सोफिया को फेस नहीं कर सकती हूँ, इसलिए ये काम आपके सुपुर्द कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा दुखी भी लग रही होती है। इसके बाद सीधी उस एलिफेंट वाले पार्क में ही पहुँच आई होती है। ये इधर एनजी को बहुत सारी कॉल्स करता है, उसे बताना चाहता था कि उसने ये सब क्यों किया, लेकिन वो पिक नहीं करती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले इसके पास सोफिया आई थी और इसे कमेंट्स दिखाती है जिसमें कि सारे लोग एनजी को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं और ये भी कहती हैं कि तुम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते हो। अगर फ़र्ज़ करो तुम दोनों रिलेशनशिप में आ भी गए तो लोग फिर भी तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें पता है इस तरह से एनजी को कितना नुकसान हो सकता है। ये बेचारा अभी भी स्टिल उसे कॉल से मिलाई जा रहा था, वो पिक नहीं कर रही होती है। काफ़ी परेशान हो जाता है कि वो कहाँ पर चली गई है। मैं बस एक दफ़ा उससे बात करके सब क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं लव उसी से ही करता हूँ, लेकिन बस उसकी रेपुटेशन को बचाने के लिए मैंने ये सब किया। इधर ये अपने डैड को कॉल कर देती है कि मैं अब घर आने के लिए तैयार हूँ और बस ऐसे ही खोई खोई सी बारिश में ही भीगती हुई जा रही होती है। और तभी ऊपर से यहाँ पे सेकंड मेन लीड एडी की एंट्री हो जाती है जो कि अब काफ़ी स्मार्ट एंड हैंडसम भी लग रहा होता है। ये एनजी को ढूंढने के लिए जैसे अपने अपार्टमेंट में आता है तो इसे उसका गुड बाय लेटर ही मिलता है। खैर ये सब देखते हुए काफ़ी अफसुर्द हो गया था कि क्या सच में एनजी मुझे छोड़ के चली गई है। एडी के साथ साथ उसके डैड भी यहाँ पे पहुँच आए होते हैं। इन लोगों ने अब शादी की प्लानिंग करना स्टार्ट कर दी थी। सारी मीटिंग में ये बेचारी तो काफ़ी खोई खोई सी रहती है। डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हारे क्या इरादे हैं, वो स्टिल चुप होती है। तो बहुत सोचने समझने के बाद डैड कह देते हैं कि ठीक है, ये लोग पहले एक दूसरे के साथ डेट्स पे जाएंगे, इसके बाद ही हम इनकी शादी करवाने का सोचेंगे। अब वो इन्हें छोड़कर चले गए थे तो इसके बाद ये ड्रिंक करने के लिए आ जाते हैं। अब जो भी इसका यहाँ के साथ मसला बना था उसके बारे में तो एडी ऑलरेडी ही जानता था। तो ये भी मालूम होता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते हैं। खैर वो तो यहाँ पे से यही कहने लगी थी कि वैसे पहले जैसे तुम फैट ही नहीं रहे हो, काफ़ी बदल गए हो। वो भी कह देता है कि हाँ, तुमने खुद ही तो मुझे कहा था कि अगर बड़े होके मैं स्लिम एंड स्मार्ट बन जाऊँगा तो उसके बाद ही तुम मुझसे शादी करोगी, और मैंने उस बात को सीरियस ले लिया। खैर वो इसकी बात को यहाँ पे इग्नोर कर देती है। अब वैसे इतना ज़्यादा लव करता था, इस बात का अंदाज़ा तो हम लगा ही सकते हैं। अब ये अपने रूम में आती है। यहाँ पे जो भी जिहांग से रिलेटेड सामान पड़ा होता है सबका सब उसने उठा के बाहर ही रख दिया था कि अब तुम्हारी मेरी लाइफ में कोई भी जगह नहीं है।
अब नेक्स्ट सीन में सोफिया से मिलने के लिए आई होती है। पहले तो अपोलोजाइज़ करती है कि मेरी वजह से कंपनी में रूमर्स फैले और इस तरह से तुम्हारे काम को बहुत ही नुकसान पहुंचा। खैर वो फिर उससे पूछती है कि क्या बस यही बात करने के लिए तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया था। ये कह देती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। एंड देन फिर उसे ये भी बताने लग जाती है कि वैसे इतने अरसे से आप समझ रहे हो कि जैसे कि आपके बेटे की डेथ के पीछे आपका हाथ है या फिर आपके हस्बैंड का। ऐसा कुछ नहीं है, ये बस आप लोगों का एक रिग्रेट है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। मैं ये भी जानती हूँ कि अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा लव करती है। इससे पहले कि मज़ीद तुम लोगों के बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उससे जब आके ये बात क्लियर कर दें। लेकिन वो तो गुस्सा करते हुए इसकी कोई बात नहीं मानती एंड देन वहाँ से चली भी गई थी। नेक्स्ट ही अब जिहांग देखते हैं कि इस एलिफेंट वाले पार्क को लोग रेनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उन्हें मना करता है, ये भी कहता है कि क्या ये एलिफेंट वाली स्लाइड में आप लोगों से बाय कर सकता हूँ, लेकिन वो मना कर देते हैं। इवन कि इनके बीच झगड़ा ही हो गया था। कुछ पुलिस ऑफिसर आके से कहते हैं कि तुम जाके अपनी दो गर्लफ्रेंड्स को संभालो, फिर आके इस पार्क को ख़रीदना। खैर वो तो गुस्से में आके उसे ही मुक्का मार देता। बस फिर क्या था, ये साहब तो नेक्स्ट जेल ही जाने वाले होते हैं। दूसरी तरफ ही एडी और ये दोनों डेट पे ही आए थे, लेकिन यहाँ पे वो काफ़ी अफसरदा सी लग रही होती है। हमें इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि इसके साथ आने पे वो खुश दिखाई नहीं दे रही थी। इस बात का अंदाज़ा तो इसने भी लगा लिया था। खैर वो थोड़ी देर के बाद इसके लिए सोडा लेके आता है और इसे पीने के लिए बोलता है। वो कहती है कि तुम अपने लिए नहीं लेके आए हो। वो कह देता है कि आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा सख्त डाइटिंग कर रहा हूँ ना, तो इसलिए इन सारी चीज़ों से मैं दूरी रहता हूँ। ये सब मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे सामने मैं बस हैंडसम ही दिखना चाहता था। और फिर इसी की ही ड्रिंक को पीता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब फिर जैसे तैसे करके सोफिया ने इसकी बेल करवा दी थी, लेकिन ये उन्हीं पे ही भड़क जाता है कि आखिर आप पता नहीं मुझसे चाहती क्या है। वैसे भी मैं जितनी कोशिश करता हूँ अपने काम पे फोकस करूँ, नहीं कर सकता हूँ। एनजी से मैं पता है कितना ज़्यादा लव करता हूँ, बस हर वक्त वही मेरे दिमाग पे छाई हुई है। मैं कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप चाहती हैं कि मैं एनजी को अपने दिमाग से निकाल दूँ, उसके बारे में ना सोचूँ, तो बस मुझे जेल में ही रहने देती। हो सकता था कि इस तरह से वो मैं उसको ना सोचता। बेचारा काफ़ी क्रेजी भी लग रहा होता है। सोफिया तो उसे यही कहने लगी थी कि वैसे भी क्या तुम्हें पता है कि वो बहुत जल्दी एडी से शादी करने वाली है और तुम बस उसी के बारे में ही दिन रात ऐसे ही पागल हुए जा रहे हो। ये फ़ौरन से उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंचता है, गार्ड उसे जाने ही नहीं देते हैं। अब जैसे ही वो इन गार्ड से लड़ झगड़ रहा होता है, तो तभी इस पे हमारी हीरोइन की भी नज़र पड़ चुकी थी, लेकिन वो उसे इग्नोर करती हुई अपने घर के अंदर चली जाती है। फाइनली बहुत सोचने समझने के बाद ही सोफिया ने अपने एक्स हस्बैंड को कॉल मिला देती है और उसे जाने से रोक देती हैं कि क्या तुम यूएसए नहीं जा सकते हो, और इनडायरेक्टली उससे अपने लव की कन्फेशन भी कर लेती हैं। ये सुनते ही ये तो स्माइल करने लगे थे और इन्होंने भी तो फैसला कर लिया था कि हर हाल में मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट ही वो फिर से एडी के साथ आई होती है और उसने आज का खाना अपने हाथों से ही बनाया था। वो इसकी इतनी ज़्यादा केयर कर रहा होता है। ये उसे कह देती है कि तुम चाहे जितना कर लो, लेकिन मैं जस्ट तुम्हें अपना एक फ्रेंड ही मानती हूँ। वो कह देते हैं कि तुम्हें अभी सोचने की ज़्यादा जल्दी नहीं है, तुम और भी टाइम ले सकती हो हमारे रिलेशनशिप के बारे में। मुझे बस अब तुम्हारे जवाब का ही वेट होगा। अब तभी अचानक ही इसे मैसेज मिलता है जो कि जिहांग का था कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है। और वैसे भी उसी एलिफेंट पार्क में इसने आज की रात उसे मिलने के लिए बुलाया था। इधर लिंक को दिखाया जाता है जिसके कुछ गुंडे किडनैप करके लेके जाते हैं और ये रात को तैयार होकर जैसे ही जिहांग से मिलने के लिए जा रही होती है, तो अचानक ही इसे वांग की कॉल आ जाती है कि अगर तुम लिंक को सही सलामत देखना चाहती हो तो उसे देखने के लिए जो तुम्हें एड्रेस बता रहा हूँ वहाँ पे आ जाना। इनकी बातें लिंगुई ने भी सुन ली थी। अब ये फ़ौरन से ही वांग की प्लेस पे आ गई थी। वो तो काफ़ी खुश दिखाई दे रहा होता है कि कब से बस मैं तुमसे मिलने का ही वेट कर रहा था और आज वो पूरा हो गया। वो तो अपने इससे बदला लेना चाहता था कि आखिर को इसकी हिम्मत भी कैसे हुई थी उस दिन मेरी पिटाई लगाने की। यहाँ पे इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी बीच ये बेचारी जख्मी हो गई थी। खैर लिंगुई भी अपने गुंडों के साथ आ गया था और वो इस पर्सन का पर्था ही बना देते हैं और फाइनली इन लोगों ने लिंक को बचा लिया था। ये उसे तसल्ली देती है कि तुम अपने बेटे को लेकर चिंता मत करना, उसे भी हर हाल में हम ढूंढ लेंगे और इसे सेफली घर पहुंचा देते हैं। जैसे यहाँ से मिलने के लिए जा रही होती है क्योंकि वो कब से उसके आने का ही वेट कर रहा था। अब चोट लगी होने की वजह से ये रास्ते में ही बाइक से गिर जाती है। अब जैसे इस बारे में जिहांग को पता चलता है, वो इसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुँचता है, लेकिन आगे से एडी को बैठा देख के वहाँ से जाने ही लगा था, लेकिन एडी ने इसे देख लिया था तो इसलिए वो इसे रोक देता है और ये भी कहने लगा था कि मैं जानता हूँ कि तुम एनजी से बहुत ज़्यादा लव करते हो, लेकिन उसके लिए यही बेहतर होगा कि तुम दोनों कभी एक साथ हो ही ना। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे उसके साथ होने से उसे कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा।
दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक ही इन पे नज़र यहाँ पे एनजी की पड़ जाती है। और बस फिर क्या था, अपनी चोट की परवाह किए बिना वो नीचे ही जाने लगी थी। उसे कहता है कि चाहे जो हो जाए, मेरा करियर तबाह होकर रह जाए, मैं हर हाल में एनजी को अपनाऊंगा। वो कह देता है कि करियर तबाह होने की कोई बात नहीं है। वैसे भी क्या तुम्हें पता है कि एनजी की मॉम भी एक एक्ट्रेस थी, और चूँकि उसके डैड एक गैंगस्टर, और इसकी वजह से उन्हें अपनी लाइफ में बहुत सारे मसले पेश आए थे। और उसके बाद ही देखो उसकी मॉम की डेथ हो गई। एंड देन क्या तुम्हें पता है कि इस तरह से अगर तुम एनजी की लाइफ में आओगे तो तुम लोगों को भी ऐसे ही मसले पेश आएंगे। बॉसनी जो कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन है, सबके सामने उनकी असलियत खुल के आ जाएगी, और इस तरह से उनका जो भी बिजनेस है सबका सब तबाह होकर रह जाएगा। वो तो बस उसी पे ही डिपेंड करते हैं ना। इस तरह से मैं तो अगर मेरा मशवरा मानूँ तो यही दूंगा कि तुम एनजी की लाइफ से चले जाओ। और वैसे भी अगर तुम उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हो तो यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। उसने भी उसकी बात मान ली थी। जब तक कि एनजी नीचे आती है तब तक वो यहाँ से जा चुका था। फिर उसे बहुत सारी कॉल्स करती है, वो पिक नहीं करता। इवन कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है कि क्या मुझे एनजी को छोड़ के ऐसे ही जाना पड़ेगा। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन अभी भी स्टिल उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एडी की बातें ही घूम रही होती हैं। ये भी इमोशनल होती है कि मैं भी रिहांग से बात करना चाहती थी, वो ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकता है। नेक्स्ट सीन में लिंग इससे मिलने के लिए एक बार में पहुंची होती है। वो जानती थी कि इसने एनजी की खातिर ही अपना करियर ख़त्म करके रख दिया। वो इसे कहती है कि एक दफ़ा तुम ज़रूर उससे बात तो कर लो, उसे कॉल करो या फिर उसे मैसेज करो कि तुम्हें पता है कि बहुत जल्दी उसकी शादी एडी के साथ होने वाली है। एक दफ़ा तुम उससे बात करके देख तो लो। लेकिन ये नहीं करने वाला था कि मैं जानता हूँ कि वो कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। दूसरी तरफ ही एडी से बता रहा था कि तुम्हें पता है क्या, जी हाँ को बहुत सारी ऑफ़र्स मिल रही हैं, लेकिन वो सब की सब रिजेक्ट कर रहा है। और इवन के उसने अपने करियर को ही ख़त्म करके रख दिया। खैर फिर इससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ हांगकांग जाने के लिए तैयार हो। ये भी आगे से कुछ नहीं बोलती। खैर वो तैयार तो थी ही, लेकिन काफ़ी अपसेट भी दिख रही होती है। अब जैसे ही अपनी जेब में से पैसे निकालता है तो अचानक ही उस प्रिस्टिस की दी हुई वो चिट भी सामने आ जाती है, जो कि ये पूछने लगी थी कि ये क्या है। अब सामने से पढ़ने की बजाय ये उसे उल्टा करके देखता है, तो कुछ पढ़ने के बाद ही फ़ौरन से एनजी को हांगकांग जाने से रोकने के लिए वहाँ से निकल ही पड़ा था। ये लोग भी एयरपोर्ट पे पहुँच आए होते हैं। बेचारी काफ़ी दुखी लग रही होती है। खैर तभी इसे रोकने के लिए जी हांग की भी एंट्री हो चुकी थी। फाइनली इन दोनों की नज़र पड़ जाती है। अब फिर तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसने उस चिट में से पढ़ा था कि तुम्हें अपनी रियल वाली स्माइल को ही ढूंढना चाहिए। और बस फिर क्या था, इसकी रियल वाली स्माइल कोई और नहीं बल्कि एनजी ही तो होती है। उसे देख के स्माइल करने लगा था और उसके साथ बीते जो भी पल होते हैं उन सबको ही रिमेंबर करने लगता है। फाइनली इसने वो ढूंढ लिया था जिसे कि कब से वो तलाश कर रहा था। वो तो अब कभी भी एनजी को अपनी लाइफ से जाने ही ना देता। दोनों फिर से एक हो जाते हैं। एंड देन इसी के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग। सो गाइज़, आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।